ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग केसीएल केवीएल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सर्किट एनालिसिस के मेनली 3 मेथड्स हैं, केसीएल केवीएल, नोडल मेथड और मेश मेथड। किसी भी क्वेश्चन को आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस में आसानी है और किस में आपका ज़्यादा प्रैक्टिस है। हालांकि एग्जाम में एसबीटी में लिख देता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय नोडल मेथड या सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेश मेथड, तो आपको तीनों ही मेथड आने चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसी मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं, केसीएल केवीएल मेथड को। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, सर्किट है और ये यहाँ का वोल्टेज है Vx और यहाँ का करंट है, सर्किट है। यहाँ पे एक 7 एम्पियर का करंट सोर्स है जिसके क्रॉस वोल्टेज है Vx, 1 ओम का रेजिस्टर, R1 ओम का रेजिस्टर जिसकी वैल्यू नहीं दी गई, 2 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे आपको 4 ओम का एक रेजिस्टर है। और इस 4 ओम के रेजिस्टर से करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पियर जा रहा है। क्या क्या पूछ रहा है आपको? नंबर ऑफ नोड पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्रांच पूछ रहा है, नंबर ऑफ लूप पूछ रहा है, नंबर ऑफ मेश पूछ रहा है, Ix पूछ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट पूछ रहा है। जब करंट पूछे तो आप डायरेक्शन भी देखिए किस डायरेक्शन में पूछ रहा है। अगर एक्चुअल करंट इसी डायरेक्शन में होगा तो प्लस में हमारा आंसर होगा, और अगर एक्चुअल करंट मान लीजिए आपसे पूछा है ऊपर की तरफ ना, और एक्चुअल करंट अगर नीचे की तरफ है तो हमारा आंसर माइनस में होगा। और Vx इसके क्रॉस वोल्टेज भी पूछा है, तो ये भी आप वोल्टेज की भी पोलरिटी का ध्यान रखना है। पूछा जो है वो इस पोलरिटी का है, अगर एक्चुअल में इसका उल्टा आएगा तो माइनस लिखेंगे। चलिए वो बनाएंगे तो सब समझ जाएगा आपको। अब इसको बनाना है केसीएल केवीएल मेथड से, लेकिन पहले के जो 4 चीज हैं ABCD, इनको तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नोड। नोड मतलब 2 एलिमेंट्स का जंक्शन पॉइंट, कम से कम 2 एलिमेंट का जंक्शन पॉइंट। तो एक नोड जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर यहां से स्टार्ट करें तो एक नोड यहां पे दिख रहा है, इसका और इसका जंक्शन पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। एक नोड यहां पे दिख रहा है, इसका और इसका तीनों का जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। एक यहां भी नोड होगा, इसका और इसका जंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3, ओके। एक नोड यहां भी होगा, इसका और इसका जंक्शन पॉइंट। तो कितने नोड समझ में आ रहे हैं आपको? 4 नोड, सही है, बोलिए। 1 2 3 4। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एलिमेंट तो है लेकिन इधर कोई एलिमेंट नहीं है, और ये नहीं हो सकता। तो कितने नोड हैं? 4 नोड, ठीक है। ब्रांच 2 नोड, अच्छा जंक्शन कितने हैं? जंक्शन कितने हैं? जंक्शन मतलब जहां पे 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। तो एक जंक्शन यहां होगा, एक जंक्शन यहां होगा, करेक्ट। जंक्शन पूछा नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो ए का आंसर होगा आपको नोड इक्वल टू, यहां लिखते हैं 4, क्योंकि नीचे पूरा सॉल्यूशन होगा आपको सर्किट का। ब्रांच 2 नोड को जोड़ने वाले पाथ को क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो जैसे कि देखिए, इसके और इसके बीच में एक ये ब्रांच है, पहले हम इसी को देख रहे हैं। तो इसके और इसके बीच में एक ये ब्रांच है, फिर इसके और इसके बीच में एक ये ब्रांच है, 2 ब्रांच हुआ ये। फिर इसके और इसके बीच में एक ब्रांच ये है, 3 हो गया। इसके और इसके बीच में एक ब्रांच ये है, 4 हो गया। और फाइनली इसके और इसके बीच में ये एक ब्रांच, 5 हो गया। समझ आ रही बात? अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, तो एक ब्रांच होगा AB, एक ब्रांच होगा AD, 2 हो गया, एक होगा BD, 3 हो गया, एक होगा BC, 4 हो गया, और एक होगा CD। तो ब्रांच कितने हो गए? 5 ब्रांच हो गए। लूप, लूप मतलब क्लोज्ड पाथ। तो एक लूप आपको दिख रहा होगा, ये ABDA, एक लूप ये दिख रहा होगा। एक और लूप दिख रहा होगा ये BCDB। जिनको नहीं समझ आ रहा लास्ट लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हम अच्छे से बताएं लूप मेश ब्रांच नोड सब। तो ABDA एक लूप ये हो गया, दूसरा BCDB एक दूसरा लूप ये हो जाएगा। ABDA BCDB 2 लूप हो गया, और तीसरा लूप ये पूरा, क्योंकि यहां से स्टार्ट करें तो ABCDA ये पूरा होगा ना, ये पूरा होगा ABCDA। एक लूप ये होगा ABDA, एक होगा BCDB, एक होगा ABCDA। तो लूप कितने हो गए? 3। और मेश क्या होते हैं?
मेश वैसे लूप होते हैं जिनके अंदर में कोई और लूप नहीं होता है। तो ABDA एक मेश होगा, इसके अंदर में कोई और लूप नहीं। BCD भी एक मेश होगा, इसके अंदर में कोई और लूप नहीं है। लेकिन ABCDA मेश नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर में दो लूप है, एक इधर एक इधर। तो मेश कितने हैं भाई? दो मेश हैं। करेक्ट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर्किट एनालिसिस पर, यानी IX और VX निकालने पर। ठीक है, तो समझिए, देखिए KCL KVL मेथड का कुछ स्टेप्स है ना, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि सर्किट में आप किरचॉफ्स करंट लॉ को लगाइए। सर्किट में किरचॉफ्स करंट लॉ को लगाइए और करंट वगैरह का डायरेक्शन अपने मन से आप मान लीजिए। जैसे देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, नोट्स में आपको भेज दिया गया है कि आप सबसे पहले करंट किरचॉफ्स करंट लॉ लगाइए। देखिए यहाँ से 7 एम्पीयर करंट इधर निकल रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से तो और कहीं नहीं बढ़ सकता है, इधर ही जाएगा। मतलब यहाँ पर भी करंट कितना है? 7 एम्पीयर। ओके, 7 एम्पीयर यहाँ पे करंट है। मतलब स्टेप 1 जो है उसमें क्या करेंगे? यूज KCL इन द सर्किट। सर्किट में KCL यूज करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7 एम्पीयर, ठीक है, और 7 एम्पीयर में से इधर कितना चला गया? 3 एम्पीयर इधर चला गया। 7 एम्पीयर में से 3 एम्पीयर इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा? 4 एम्पीयर। सही है ना? 7 एम्पीयर में से 3 एम्पीयर इधर चला गया, इधर कितना गया होगा? 4 एम्पीयर। अब आप कहेंगे सर इधर तो IX करंट इस तरफ दिखाया है, तो भाई 4 एम्पीयर ही IX है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि क्वेश्चन में आपको ऊपर के डायरेक्शन में पूछ रहा है और एक्चुअल में जो करंट है वो नीचे के डायरेक्शन में 4 एम्पीयर है। तो IX इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। या चलिए ऐसे नहीं तो आप दूसरे तरीके से समझिए। देखिए, मान लीजिए ये हो गया करंट डिवीजन। 7 एम्पीयर इधर आया, IX इधर आ रहा है, 7 एम्पीयर इधर आ रहा है, IX इधर आ रहा है, और दोनों मिलकर के 3 एम्पीयर इधर जा रहे हैं। तो अप्लाइंग KCL एट B। अगर B पॉइंट पे KCL अप्लाई करें, KCL क्या कहता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पर इनकमिंग करंट कितना है? 7 एम्पीयर इधर से आ रहा है और IX इधर से जा रहा है, तो लिख सकते हैं क्या? 7 प्लस IX। 7 एम्पीयर इधर से आया, IX इधर गया, इधर गया कितना? 3। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा क्या? IX इक्वल टू -4 एम्पीयर आंसर। बात समझ में आई? ऐसे भी मिल जाएगा, या हम ऐसे भी देख रहे हैं कि 7 एम्पीयर इधर आया, 3 एम्पीयर इधर आया, तो 4 एम्पीयर नीचे जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है IX इसी ब्रांच से करंट ऊपर, तो IX इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 एम्पीयर। ठीक है, तो ये हो गया, ये निकल गया। ठीक है ना? आपको ये पता चल गया कि इस ब्रांच का IX तो आप निकाल लिए, तो आपको ये पता चल गया कि इस ब्रांच का जो एक्चुअल करंट है वो नीचे की तरफ है, 4 एम्पीयर। अब तो नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप तो ये है कि आप करंट पूरा डिवीजन कर दीजिए, सब जगह करंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कर दिए हम लोग। दूसरा स्टेप ये है, स्टेप 2, assign polarity to each resistor, assign polarity to each resistor depending on direction of current। डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि जितने भी रेजिस्टर हैं उनमें जब करंट पास करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। और हम जानते हैं जिधर से करंट इन करता है उधर प्लस लिखते हैं और जिधर से निकलता है उधर माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में क्या करना है कि हर रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज का पोलैरिटी देना है। जैसे देखिए करंट इधर से इधर गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस।
करंट नीचे गया तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। इधर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। इसमें नीचे जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। हो गया। ये सेकेंड स्टेप में ये करना है, सभी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आपको पोलरिटी दे देना है। अब स्टेप 3 में यूज KVL in appropriate loops to find answer। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है कि हम लोग अब क्या करें कि KVL लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लेकिन आंख मूंद के नहीं कि कहीं भी लगा रहे हैं। आपको जो चाहिए उसको देख करके क्या हमको चाहिए उसके बाद आप KVL लगाइए, मतलब KVL लगाइए किसी न किसी लूप में। अब किस लूप में लगाना है ये आपको मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से देख के लगाना। जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि Vx की वैल्यू क्या है, Ix तो निकल गया, Vx कितना है, Vx मतलब आपसे ये पूछ रहा है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम, मेरे पास 3 लूप है, एक ये है और एक पूरा है। अगर हम मान लीजिए अगर हम पहले इस लूप में लगाएं, है ना, तो हम आपको एक एक करके, अभी हम फॉर्मूला के नहीं बताएंगे, आपको एक एक करके बताते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप ABDA, देखिए इसमें अगर KVL लगाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोले ना ABDA, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। KVL में क्या करना है, जितने भी वोल्टेजेस हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो, उन सब का सम इक्वल टू 0 करना है। तो सबसे पहले यहां आते हैं, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा सो तो निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका साइन देखिए, इधर से चलने में पहले क्या आया प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। उसके बाद इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इससे कितना पास कर रहा है 7, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद हम इस लूप में घूम रहे हैं तो इसका काम हो गया। नेक्स्ट आइए इस पर, प्लस है यहाँ भी तो प्लस 4 एम्पीयर जा रहा है, R1 की वैल्यू पता नहीं है तो 4 इंटू R1, ये होगा वोल्टेज ड्रॉप, करंट इंटू रेजिस्टेंस। उसके बाद और कोई वोल्टेज इधर नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पे वोल्टेज है Vx और साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस Vx इक्वल टू 0। तो यहाँ से Vx इक्वल टू क्या आ गया 4R1 प्लस 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगला में अप्लाइंग KVL इन लूप BCDB, देखिए अब यहां से स्टार्ट करें ऐसे, सबसे पहले ये 2 आया, इधर से ऐसे चलने में पहले साइन क्या आया प्लस, तो प्लस और 2, और इस ब्रांच से करंट कितना है 3, तो 2 गुने 3 कितना होगा 6। इसका काम हो गया। इस पे भी सबसे पहले क्या मिला साइन प्लस, 4 तिया 12। उसके बाद फिर इधर से घूमते हुए आए इसमें, ये नहीं सोचना है कि इस लूप में इसका यूज हो गया तो इस लूप में इसका यूज नहीं करना, नहीं, इस लूप में भी ये आ रहा है, यहां से चले वापस यहां तक आने में ये आ रहा है तो इसको भी लेंगे, समझ रहे ना बात, लेंगे इसको। ओके आइए पढ़िए। तो यहां से चले ऐसे और उसके बाद यहां आए, तो यहां पे घूमने में है ना, ऐसे जो हम लोग घूम रहे हैं तो पहले साइन क्या आया माइनस, तो लिखेंगे क्या माइनस, और कितना करंट है 4 और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो माइनस 4R1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको 4R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4R1 इक्वल टू कितना हो गया 18, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको पता क्या करना था, हमको पता करना था Vx। आपने इस लूप में लगाया KVL, इस लूप में लगाया और दोनों से आपको 2 इक्वेशन मिल गए। यहां से 4V1 इक्वल टू 18 मिल गया, है ना, तो 4R1 इक्वल टू 18 मिल गया, ठीक है। अब इसको अगर हम इसमें पुट करें, पुटिंग
वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन में R1 नहीं पूछा है, अगर R1 पूछता तो वो भी निकल जाता, 4×16 4.5 होता। पुटिंग वैल्यू ऑफ 4R1 इन 1, पहले वाले में अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 + 7 इक्वल टू 25 वोल्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट। अब ऐसे तो बन गया, लेकिन अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस आपको हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को, इसमें टाइम लगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ा, आप इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन से बना सकते हैं। कैसे, सोचिए। जब आपने ये सोचा, इसीलिए देखिए नेटवर्क के क्वेश्चंस जब भी आए तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिखा और धड़ बनाना शुरू, कम से कम आप 5 सेकंड तो टाइम दीजिए दिमाग को सोचने के लिए इसको कैसे बनाना है, क्योंकि कंपटीशंस में इंपॉर्टेंट होता है टाइम, है ना। आप क्वेश्चन देखे और धड़धड़ा के बनाना शुरू कर दिए, हो सकता है आपका मेथड लंबा चला जाए। आपने अगर 5 से 10 सेकंड टाइम दिया होता ये देखने के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएं ताकि कम से कम टाइम में बने, तो आपका काफी टाइम बचत होगा। वो टाइम लगता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड सोचने में जा रहा है, लेकिन इससे टाइम बचता है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, 5 से 10 सेकंड, इसको कैसे बनाएं, इसको नोट से बनाएं, इसको मेश से बनाएं, किस मेथड से बनाने में आसानी हुई। कभी कभी तो कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, ऐसे ही ओम्स लॉ से बन जाता है सारा चीज, समझ रहे हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देते, आप सोचते अच्छा अगर हम इस लूप में घूमेंगे इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसमें 2 अननोन होगा, Vx और R1। ठीक है, तो हमको निकालना है Vx और 2 अननोन मिल गया, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए। तो हम इस लूप में घूमेंगे तो हमको R1 की वैल्यू आएगी, उसको फिर इसमें पुट करेंगे तो Vx निकल तो जाएगा, लेकिन 2 इक्वेशन बनाना होगा। इसके बजाय मेरे पास तो एक और भी लूप है, कौन सा, ये पूरा। अगर हम इस पूरे में घूमे, इस पूरे में अगर घूमते तो R1 तो आता ही नहीं, हम यहां से चलते, ये लेते, इसका ड्रॉप लेते, इसका लेते, इसका लेते और Vx लेते, बस पूरा बाहर चलते, तो एक अननोन तो ऐसे ही खत्म हो जाता, सिर्फ एक अननोन बचता, Vx डायरेक्ट निकल जाता। और सही में ऐसा होगा भी, करेंगे उसको। तो ये थोड़ा सा आप अगर टाइम लेंगे तो यू विल हैव सेविंग इन टाइम। थोड़ा सा अगर टाइम लेंगे क्वेश्चन बनाने से पहले तो आपको टाइम की बचत होगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा ये होगा। अब ये तो ऐसे बन गया। अब अगर हम अप्लाइंग KVL इन ABCDA, अगर इसमें KVL अप्लाई करें, यहां से चलें तो इसका कितना हो जाएगा, 7 + 7, क्योंकि प्लस साइन पहले है, उसके बाद यहाँ पे कितना, देखिए 1 ओम, इससे करंट कितना है, 7 एम्पीयर। ठीक है, फिर इसके लिए प्लस। अब ये नहीं सोचना है कि बाहर चल रहे हैं तो सगड़ो, मतलब पूरा में 7 एम्पीयर ही ले ले, ऐसा नहीं सोचना है ना। इसमें कितना करंट है वो देखना है, कितना करंट है, 3 एम्पीयर। तो 3 एम्पीयर के हिसाब से इसका वोल्टेज कैलकुलेट होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 3 × 2, तो +3 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 × 3 तो +12 हो गया, इन तीनों का आ गया। उसके बाद यहाँ पे आए तो क्या हो जाएगा, -Vx = 0 एंड देयरफॉर Vx = 12 × 4 = 18 = 7 25 वोल्ट आंसर। समझ में आई बात। तो ये थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो इसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा, यू कैन आप खुद से देख लीजिए। ठीक है, तो Ix निकल गया -4 वोल्ट, सॉरी -4 एम्पीयर, और Vx निकल गया 25 वोल्ट, करेक्ट ना। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो ये सब देख रहे हैं, 5 एम्पीयर का सोर्स है, यहाँ 5 ओम रजिस्टर है, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी है। इसके बीच में कोई रजिस्टर है नहीं। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी। देखिए नोट्स में तो आपको कई सारे क्वेश्चन है, हम सारा यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। बाकी नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा। तो
इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक तो आपको दिख रहा होगा कि आई निकालना है, ठीक है, आई निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद कह रहा है इसके क्रॉस वोल्टेज भी निकाल लेंगे। आई निकालना है मेन, और दूसरा कि हर एक एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट है, 3 तो सोर्स ही हैं और एक रजिस्टर है, हर एक एलिमेंट कितना पावर ले रहा है या दे रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट के क्रॉस कितना पावर है ये निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है, और हर एक एलिमेंट के क्रॉस कितना पावर है, पावर मतलब वोल्टेज इनटू करंट, वो निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस केसीएल केवीएल मेथड से बनाना है इसको। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, करंट डिवीजन करेंगे, करंट को केसीएल की मदद से डिवाइड करेंगे। तो 5 एम्पीयर करंट यहां से निकलेगा, यहां तक आएगा तो 5 एम्पीयर ही रहेगा, है ना, और इधर से करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, इधर से 5 गया इस पॉइंट पर, इधर से आई आया, तो केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो दोनों मिलकर के इधर चला गया, कितना चला गया, 5 प्लस आई। अगर आप ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी पॉइंट पे करंट सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग या सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग नहीं हो सकता है, या तो इनकमिंग भी होगा आउटगोइंग भी होगा, दोनों होगा। तो इधर से तो 5 एम्पीयर है, इधर से क्वेश्चन में दिया है आई, तो मान लिए, और इधर से तो 5 और आई आया तो जाएगा कितना, 5 प्लस आई, ठीक है। अब स्टेप 1 हो गया। अब हम लोग करंट की डायरेक्शन को देख करके रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी डिसाइड कर देते हैं। स्टेप 2, तो इधर से करंट हमने नीचे माना है रजिस्टर में, तो प्लस माइनस हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है केवीएल लगाना। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस करंट को पता करो और सभी एलिमेंट के क्रॉस पावर को पता करो। तो सबसे पहले अगर हम करंट को ही पता करें, आई को पता करना चाहें, तो अगर हम इस लूप में घूम जाएंगे, 3 लूप इसमें भी है, एक इधर है, एक इधर है, पूरा है, लेकिन अगर इस लूप में घूम जाएंगे तो सिर्फ एक ही अननोन है ना, आई मात्र एक अननोन है ना। तो इस लूप में घूम जाएंगे, ठीक है, इस लूप में अगर घूम जाएंगे तो हमको आई की वैल्यू तो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका भी नाम दे दें, क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को, हालांकि नोड नहीं है लेकिन इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और नीचे वाले को डी, ठीक है। तो अप्लाइंग केवीएल इन, अब अप्लाइंग केवीएल इन ए बी सी डी ए लूप। अच्छा, अब इसमें नहीं एबीसीडी क्यों लगा रहे हैं, हमको तो सिर्फ आई निकालना है ना, तो हम अभी सिर्फ बीसीडीबी में लगा रहे हैं, बीसीडीबी। अगर हम पूरे में लगाएंगे तो क्या आई मिलेगा, पूरे में लगाएंगे तो आई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो ये आई अननोन है ही, दूसरा इस करंट सोर्स के क्रॉस कुछ वोल्टेज भी होगा, वो हमको नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, क्योंकि इसका पावर निकालना है तो इससे करंट तो पता है, इसका वोल्टेज पता होना चाहिए, तभी इसका पावर निकलेगा। तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज मान लिए हैं भी, लेकिन अगर हमको आई निकालना है और हम इस पूरा बाहर वाले लूप में लगाएंगे तो 2 अननोन हो जाएगा, आई और बी, है ना। इसलिए सिर्फ अगर आई निकालना है तो हम सिर्फ इस लूप में घूम जाएंगे। करंट का डायरेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, आप इस डायरेक्शन में घूम गए, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। अब अगर यहां से चलते हैं ऐसे, तो इस बैटरी पे पहुंचते हैं, साइन क्या है, +8, तो देंगे +8। उसके बाद यहां से घूमते हुए यहां आए तो पहले साइन क्या मिला, -5। ऊपर गए तो साइन क्या मिला, माइनस, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी 5 × 5 + I = 0। अब यहां से देखिए आई की वैल्यू क्या आती है, 8 - 5 -5 को अंदर ले जाइए, 25 + 5I = 0, ठीक है। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 - 25 - 5I = 0। तो यहां से -5I, 3 - 25 कितना होगा, -22, इधर जाएगा तो कितना होगा, 22।
तो therefore I equal to minus 22/5 which will be minus 4.4 एम्पियर। देखिए करंट क्या आया, माइनस 4.4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया था इस डायरेक्शन में और आपने आंसर भी निकाला माइनस 4.4, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सर्किट में ये करंट इधर है। एक्चुअली में करंट किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि I इस डायरेक्शन को लेकर के अगर आप I निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब है दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग, ये गलत डायरेक्शन है। सही डायरेक्शन क्या होगा, ये। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया और आपसे I पूछा और ऑप्शंस दे रहा है तो आपको माइनस वाला ही टिक करना है। कोई क्वेश्चन में आपसे इसी डायरेक्शन में पूछा है और आप इसी डायरेक्शन को लेकर के सर्किट को सॉल्व किए हैं तो I की वैल्यू कितनी है, माइनस 4.4। लेकिन हम ये जानते हैं कि I की वैल्यू माइनस 4.4 आई, इसका मतलब है कि एक्चुअली में करंट नीचे होगा। तो अगर एक्चुअल सर्किट बनाए तो क्या होगा, देखिए ये करंट एक्चुअल सर्किट में ये करंट होगा नीचे, कितना 4.4 एम्पियर। ये बनाना जरूरी है ताकि हमको पता चले कि कौन सा सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, हो क्या रहा है। तो देखिए 5 एम्पियर इधर से आया, 4.4 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, बोलिए 5 एम्पियर इधर चला, 4.4 इधर कितना जाएगा, 0.6 एम्पियर। सही है, सही है, ओके। तो पहला काम तो हो गया, 4.4 निकल गया इसका करंट, ठीक है। अब हमको ये निकालना है हर एक एलिमेंट का कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव में करंट अगर इन करे तो इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, सोर्स की बात कर रहा है ना। और अगर पॉजिटिव में इन करे तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव से निकले तो पावर डिलीवर कर रहा है। तो इस सोर्स का अगर देखें तो ये जो 8 वोल्ट का सोर्स है ये तो पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो पावर, तो एग्जाम में आप एक दूसरा फिगर बनाएंगे जिसमें एक्चुअल चीजों को दिखाएंगे और फिर लिखेंगे पावर एब्जॉर्ब बाय 8 वोल्ट सोर्स। कितना होगा, वोल्टेज इंटू करंट, 8 इंटू 4.4, 8 चौक 32 के 2 से 4, 8 चौक 32 4, 36 वाट। सही। अच्छा, ये जो सोर्स है इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या कर रहा है, इन कर रहा है ना। तो ये भी क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 5 वोल्ट सोर्स, ये कितना करेगा भाई, वोल्टेज इंटू करंट, 5 इंटू 0.6 इक्वल टू 3 वाट। अब देखिए पावर, रेजिस्टर क्या करता है, पावर को डिसिपेट करता है, उड़ाता है, वातावरण में गर्मी के फॉर्म में उड़ाता है। तो पावर डिसिपेटेड बाय, हालांकि सोर्स का ही पूछा है इसका ही बता देते हैं, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R, करंट कितना है 0.6 का होल स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 36, 36 पचे कितना होता है 180, तो 1.8 वाट। सही है। अब देखिए ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और ये भी पावर लेकर के उड़ा रहा है। तो 36 3 39 एक 40.8 वाट, टोटल 40.8 वाट पावर तीनों मिलकर के ले रहा है। तो केवीएल में जो हमने पढ़ा था कि कहां से आया था कि एक सर्किट में जितना एनर्जी कोई सोर्स देगा उतना ही बाकी मिलकर के एब्जॉर्ब करेंगे, इसके बीच में कोई लॉस नहीं होगा। ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, अकेला कमाने वाला कौन है, ये, बाकी सब खा रहे हैं कि नहीं। तो कहीं तो कितना ये दे रहा होगा, इन तीनों का सम दे रहा होगा, अकेला ये देने वाला है, बाकी सब खाने वाले हैं। तो जितना ये देगा उतना बाकी सब मिलके खाएंगे।
तो ये तीनों मिलकर कितना खाएंगे 40.8 वाट, तो ये देगा कितना 40.8। लेकिन हम ऐसे ही नहीं इसको हम ये करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये 40.8 होगा। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसका पावर कैसे मिलेगा। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, दो तरीका है, या तो आप इसी लूप में घूम जाए तो भी मिल जाएगा, और या तो आप पूरे लूप में घूम जाए तो भी मिल जाएगा। वैसे आप देखिए कि अगर हम देखें तो अगर हम इस लूप में घूमें, इस पहले वाले लूप में, है ना, ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये ब्रांच जो है ये इसके पैरेलल में है और ये ब्रांच पूरा का पूरा इसके पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए 8 वोल्ट होना चाहिए, तो सीधे सीधे 40 वाट आ जाएगा। 1 मिनट, लेट मी चेक क्वेश्चन। तो ये छोटी सी गलती हो गई, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक आप लोग जरूर बोले होंगे, बट आवाज यहाँ तक थोड़ी आएगी। 34 के 2 हासिल 3, 35.2 वाट, तो 35.2, 38.2 और 1.8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 35, 39, 39, 40 हो जाएगा। और ये भी कितना देगा 40। तो डायरेक्ट देखिए ये डायरेक्ट इसके पैरेलल में है, अगर आप पूरा बाहर में भी केवीएल लगाए तो सिर्फ ये और ये रहेगा, है कि नहीं, इसमें भी लगाइएगा तो इसका वोल्टेज 8 वोल्ट ही आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस आप करके भी देख लीजिए, applying KVL in loop ABCDA, तो यहां से चले तो इधर तो कुछ करना नहीं है पूरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा +8 और उसके बाद यहां पे क्या होगा -V = 0, तो देयरफॉर V = 8 वोल्ट। तो तीनों मिलकर के कितना खा रहे हैं 40.8 नहीं, दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ 36 गलती से लिखा गया था, 40 वाट। तो इसका वोल्टेज कितना आ गया 8 वोल्ट, देयरफॉर और 8 वोल्ट और पोलैरिटी यहाँ प्लस है और प्लस से करंट निकल रहा है, मतलब ये पावर को डिलीवर कर रहा है। तो देयरफॉर पावर डिलीवर्ड बाय 5 एम्पीयर सोर्स इक्वल टू 5 × 8 = 40 वाट। सही है, तो हो गया, बन गया, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है और इसमें भी वही पूछ रहा है हर एक एलिमेंट का पावर। देखिए सर्किट में क्या किया, एक 300 वोल्ट का सोर्स है, ये डायमंड स्ट्रक्चर देख करके समझ जाना है कि एक डिपेंडेंट सोर्स है, और अंदर में प्लस माइनस देख करके समझ जाना है कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और उसके बगल में जो लिखा हुआ है वो देख के समझ जाना है कि वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 0.4 Vx, मतलब ये किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, सर्किट के कहीं के कुछ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये है एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करेक्ट। अब ये Vx कहाँ का वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज है। इस 100 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा इस डायरेक्शन में प्लस माइनस, उसको जब हम लोग ठीक है ना, उसको जब हम लोग 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू होगी। आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग एलिमेंट्स का क्या बताइए, पावर बताइए, ठीक है। और कुछ हिंट नहीं दिया है, क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन फाइंड एवरीथिंग। अच्छा यहाँ पे 800 वोल्ट है, 300 वोल्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 800 वोल्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 40 वोल्ट 5 ओम 100 ओम 0.4 Vx, ओके। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो देखिए, सबसे पहला स्टेप करंट डिवीजन करना। तो करंट डिवीजन तो क्या ही करना है इसमें, है ना, एक ही सर्किट है, तो यहां से मान लेते हैं कुछ करंट आ ही जा रहा है, और वही इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब इधर भी जाएगा।
ठीक है। अब अप्लाइंग केवीएल इन द लूप, अप्लाइंग केवीएल इन द लूप, लूप में जरा केवीएल लगा के देखते हैं। यहां से चलेंगे, पहले साइन क्या आएगा माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 Vx, ठीक है। अच्छा, करंट इधर से जाएगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा 5 into I, 5 into I। उसके बाद आएंगे तो बैटरी का वोल्टेज कितना है +40, तो +40। उसके बाद आएंगे तो इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, इधर से है ना ऐसे चल रहे हैं तो क्या है प्लस आएगा, तो प्लस Vx, और उसके बाद यहाँ पे -800 इक्वल टू 0, सही, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दो अननोन हो गया है कि नहीं, I भी है और Vx भी है, तो ठीक है उसको देखेंगे, लेकिन पहले इसको लिख तो लें अच्छा से पहले। तो 5I और ये Vx है और -0.4 Vx, तो कितना हो जाएगा +0.6 Vx इक्वल टू 800, -800 इधर जाएगा तो 800 होगा, +40 इधर जाएगा तो -40 होगा 760। तो दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कहां से लाए, और तो ना कोई लूप है ना कोई कुछ है ना, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, और बिना दूसरे इक्वेशन के बनेगा नहीं, क्योंकि ये है जो स्थिति है वो आपके सामने। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, तो देखिए ये जो 100 ओम का रेजिस्टर है, इसके क्रॉस क्वेश्चन में कितना वोल्टेज दिया है Vx दिया है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये रेजिस्टर है 5 ओम, इसके क्रॉस वोल्टेज आपने कैसे निकाला, वोल्टेज इनटू करंट, क्या लिखा आपने 5I। उसी तरह से इस रेजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है Vx, ओके ठीक है आप अपना रखिए अपने पास, लेकिन हमको ये तो पता है कि इससे करंट जा रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट I, यानी इसके क्रॉस एक वोल्टेज 100I भी होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू Vx, क्योंकि एक रेजिस्टर के क्रॉस दो वोल्टेज तो नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन में दिया है Vx, लेकिन हमने जो KCL लगाया है, जो हमने करंट लिया है, उसके हिसाब से इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 100 into I। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपका बन रहा है 100I इक्वल टू Vx। अगर क्वेश्चन में यहां प्लस दिया रहता और यहां माइनस दिया रहता, ठीक है ना, तो क्या करते, तो हम अगर इस डायरेक्शन में करंट लिए हैं तो हमारे हिसाब से तो यहां प्लस और यहां माइनस होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है तो हम यहां पर लेते हैं 100 इक्वल टू -Vx। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि क्वेश्चन में भी वही डायरेक्शन में दिया जिस डायरेक्शन में, हाँ, या आप ये भी हो सकता है कहें कि सर हम करंट इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तब तो ठीक ही रहेगा। तो ये सिचुएशन है कि 100I इक्वल टू Vx हो गया, ठीक है। अब यहां से आप क्या कीजिए, आपको ठीक है ना I और Vx दोनों ही निकालना, ठीक है, निकल जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ऐसा करते हैं Vx इक्वल टू 100I, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, अब तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 5I प्लस 0.6 इंटू Vx, Vx के लिए कितना लिखेंगे 100 है, इक्वल टू 760, तो हो जाएगा 5I प्लस 60I। This implies that I equal to 760/65, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको I की वैल्यू कितनी आएगी 760 डिवाइडेड बाय 65, ये आ रहा है 11.692 एम्पेयर, ठीक है। तो देयरफॉर Vx इक्वल टू क्या होगा, Vx इक्वल टू 100 into I, है ना, ओके, एनीथिंग रॉन्ग,
1 मिनट। तो सब कुछ ठीक है। तो ये I कितना है 11.692, तो Vx कितना आएगा 100I है ना, तो 100 टाइम्स I हो जाएगा, तो 1169.2। अब यहाँ देखिए एक एक करके पावर सबका देखते हैं। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इससे करंट निकल रहा है, करंट का डायरेक्शन प्लस आया है, कोई चेंज करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो I बाहर निकल रहा है 11.692 इससे, तो इसका पावर कितना होगा वोल्टेज इनटू करंट 800 गुने 11.692, ये आ जाएगा आपका 9353.6 वाट, 9353.6। ठीक है, अब आते हैं इस डिपेंडेंट सोर्स पर। ये डिपेंडेंट सोर्स भी प्लस से इससे भी करंट निकल रहा है, मतलब ये भी पावर डिलीवर कर रहा है। तो पावर डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट। इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा 0.4 Vx, तो क्या लिखेंगे 0.4 इंटू Vx कितना है 1169.2, 0.4 इंटू 1169.2, ये तो हो गया इसका वोल्टेज, और इंटू करंट। ठीक है, करंट कितना है 11.692। आप लास्ट में पावर एब्सॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर्ड करके भी आप ये कर सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 0.4 इंटू 1169.2 इंटू 11.692, तो ये आ रहा है 5468.114 वाट। ये इतना पावर दे रहा है कौन, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, ये 5 ओम का सोर्स कितना पावर ले रहा है, अभी तक थोड़ा मिटाते हैं, जगह कम है। 5 ओम का सोर्स कितना पावर ले रहा है, आई स्क्वायर आर से निकल जाएगा। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड बाय 5 एम्पियर सोर्स, ये पावर ले रहा है। तो आई स्क्वायर आर 11.692 का होल स्क्वायर इंटू 5, ये आ जाएगा 683.5 वाट। ठीक है, 683.514 है, 514 वाट। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये भी पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, करंट इसमें है, तो पावर एब्सॉर्ब बाय 40 वोल्ट सोर्स, ये कितना पावर ले रहा है, वोल्टेज इनटू करंट 40 इंटू 11.692, तो ये कितना हो जाएगा 467.68 वाट। और ये रजिस्टर में पावर ले रहे हैं, तो पावर डिसिपेटेड बाय 100 ओम, तो आई स्क्वायर, तो 11.692 का होल स्क्वायर इंटू 100, सबसे ज्यादा पावर इसी का होगा। होल स्क्वायर इंटू 100, आई स्क्वायर आर ये है 13,670.286 वाट। तो इधर के जो 3 हैं ये तीनों पावर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उधर के जो 2 हैं वो दोनों पावर क्या कर रहे थे, दोनों को जोड़िएगा तो लगभग सेम आएगा। तो इस तरह से नोट्स में आपको और भी क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से हम लोग केसीएल केवीएल को अप्लाई करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको बनाइएगा। आइए एक छोटा सा टॉपिक है वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल, उसको देख लेते हैं ताकि आज का क्लास खत्म करें। ठीक है, देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल जो है वो कोई बाहर का चीज नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल ओम्स लॉ का ही वो भी फंडा है, बस उससे आपको क्वेश्चंस में आसानी पड़ेगी सॉल्व करने में। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल से आप अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो, है ना, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर
अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप किसी के भी अक्रॉस वोल्टेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर्किट के तकनीक से, या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कि एक वोल्टेज है यहाँ पर V और दो रेजिस्टर हैं, एक R1 है और एक R2 है सीरीज में। इससे करंट जाएगा I और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V1 और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V2, ठीक है। तो V1 क्या होगा, ऐसा हम लोग को पता है कि V1 होगा I इंटू R1 और V2 क्या होगा I इंटू R2। अब इस I के जगह पर I क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट जो I होगा वो होगा सब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो टोटल करंट क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये होगा V अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको अगर यहाँ पुट करें तो I की जगह क्या रखाएगा V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली इसका क्या होगा V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस, अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। अगर मान लीजिए दो रेजिस्टर सीरीज में है और दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है V, तो किसी एक के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा सप्लाई वोल्टेज। अब आपको ये टाइम लगेगा, हो सकता है कि करंट निकालें फिर मल्टीप्लाई करें R1 से, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने का क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट निकालना पड़ेगा, V डिवाइडेड बाय पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो स्टेप में बनेगा। और अगर उसको हम रिड्यूस करके एक स्टेप में कर ले तो क्या होगा, टाइम बचेगा। एवरीथिंग इज अबाउट टाइम, कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझ में आ रहा है। तो V1 को डायरेक्टली निकालने का क्या तरीका है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है दोनों सीरीज में है ना, या तीन होगा तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। दो या तीन जितने भी सीरीज में है उन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जिस भी रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है उससे और डिवाइड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन से, R1 प्लस R2 से सीधे सीधे। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दें, ये अगर 10 वोल्ट है और ये एक 2 ओम का रेजिस्टर है और ये एक 3 ओम का रेजिस्टर है, सिंपल। हालांकि इसमें अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें 2.22 या इस तरह से कर देगा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत हो। हालांकि अगर आपको डायरेक्टली इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है V2 ओम, एक तो तरीका है करंट निकाल लीजिए पहले, फिर करंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा। और दूसरा अभी क्या सीखे हैं कि सप्लाई वोल्टेज 10 इनटू जिसके क्रॉस निकालना है उसकी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 5, तो 5 2 जा 2 कितना हो गया 4 वोल्ट सीधे। सिमिलरली 3 ओम के क्रॉस कितना होगा सप्लाई वोल्टेज इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5, तो ये कितना हो जाएगा 6। समझ आ गई। तो ये है वोल्टेज डिवीजन रूल। आप दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टर सीरीज में हो तो किसी के भी क्रॉस वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल वोल्टेज जो इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस है उसका वोल्टेज अगर पता है तो वो वोल्टेज गुना जिस भी रेजिस्टर के क्रॉस आपको निकालना है उस रेजिस्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम। समझ में आ गई बात। तो ये है आपको वोल्टेज डिवीजन रूल। इस पे क्वेश्चंस भी हैं, करेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसी तरह का एक और भी रूल है करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल में अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो हम प्रत्येक के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। करंट डिवीजन रूल में अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो, पैरेलल में जैसे यहाँ पर दो हम लिए R1 R2 और भी हो सकता है, तो अगर पैरेलल में हो है ना, और अगर आपको देखिए पैरेलल में है और इनके क्रॉस एक वोल्टेज भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक वोल्टेज भी है, इन दोनों के पैरेलल में क्या है V है। अगर यहां पर एक रेजिस्टर आ जाएगा तो फिर ये दोनों V से पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया। पैरेलल कंडीशन क्या बताए हैं, दोनों ही एंड कॉमन होने चाहिए। इसका और इसका दोनों एंड तो कॉमन है, लेकिन इसका जो ये एंड इससे मिल रहा है, लेकिन क्या ये एंड इसके एंड से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इसके पैरेलल में नहीं है।
करंट डिवीजन रूल होने के लिए जो दो या दो से ज्यादा रजिस्टर हैं उनको एग्जैक्टली पैरेलल में होना चाहिए किसी सोर्स के साथ। सोर्स ना भी हो, अगर ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल में हैं और इनसे जो करंट आ रहा है, जो करंट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सोर्स करंट आ रहा है, अगर वो पता हो तो हम इसका और इसका दोनों ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। देखिए, आप कहिए कि सर I1 और I2 निकालना तो बहुत आसान है। अगर हमको वोल्टेज पता हो तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, क्योंकि पैरेलल में है तो यहाँ भी वोल्टेज भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1। I2 क्या हो जाएगा, V/R2। लेकिन अगर आपको V ना दिया हुआ हो, ये करंट दिया हो 5 एम्पियर, यहाँ पर दिया हो 2 ओम, यहाँ पर दिया हो 3 एम्पियर, आप क्या करेंगे, है कि नहीं? तो अब उपाय तो है, यहाँ का वोल्टेज भी है, यहाँ का वोल्टेज भी, मानिए कुछ उपाय तो है, लेकिन हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं, है ना, जिससे कि हम दो पैरेलल ब्रांच में अगर आपको इनकमिंग करंट पता हो कि ये दोनों पैरेलल में हैं और इन दोनों में जो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट जो आ रहा है, इनकमिंग करंट जो है I, अगर ये पता है तो हम I1 I2 दोनों निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आगे भी ब्रांचेज होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। ये हमको दिखना है ना, समझ में आ रही बात? अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर पैरेलल में हो और उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट इन कर रहा है, अगर वो आपको पता है तो आप हर एक ब्रांच का इंडिविजुअल करंट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है। देखिए क्या है, देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर हम टोटल करंट I, हमने क्या कहा, I अगर पता है तो टोटल करंट I कितना होगा, I हो जाएगा आपको V/ इन दोनों रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है क्या होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये होगा टोटल करंट I, है ना। I क्या होगा, V/R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी इसको लिख सकते हैं V इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 R2। I को ऐसा लिख सकते हैं, अभी फिलहाल देखिए I को ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। V, हमको V नहीं पता था, हमको सिर्फ I पता है और ये सब पता है, I1 I2 निकालना है, कोई बात नहीं, ये तो लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इससे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला आएंगे, ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला आएगा I1 और I2 के टर्म्स में और I के टर्म्स में, R1 R2 के टर्म्स में भी नहीं होगा। बात यही है कि वोल्टेज अगर नहीं पता है, इनकमिंग करंट पता है, तो कैसे निकाले। तो I तो पता चल गया आपको। अब देखिए I1 को लिख सकते हैं V अपॉन R1, लिख सकते हैं V अपॉन R1, ठीक है। और V को क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं I के टर्म्स में, यहां से V को I के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, बोलिए, I इंटू R1 R2 बाई, अगर हम आपको यहां पे लिख के दिखाएं, यहां से अगर V लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू I इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये होगा ना। V को V के लिए निकालो तो यहाँ पे V के जगह लिखिए I इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 है और इधर क्या है R1 प्लस R2, तो R1 से R1 कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया, I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये बहुत आपको हेल्प करेगा ये फॉर्मूला, कि जिस ब्रांच का करंट निकालना है करंट डिवीजन रूल से, अगर आपको इनकमिंग करंट पता है I, तो जिस ब्रांच का करंट निकालना है, R1 का निकालना है ना, R1 से निकालना है, तो क्या करेंगे, I1 इक्वल टू इनकमिंग करंट I इंटू उसके जो पैरेलल में ब्रांच है उसकी वैल्यू R2, जिस ब्रांच का निकालना है उसके जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R2 एंड होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का अलजेब्रिक सम, कोई पैरेलल सम नहीं, अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2, ये हो गया। सिमिलरली अगर दूसरे के लिए देखें, I2 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R2 इक्वल टू I इंटू R1 R2 बाई
R2 इंटू R1 प्लस R2, तो R2 कट गया, ये हो जाएगा I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। समझा की बात? तो देखिए यानी कि किसी भी ब्रांच का करंट क्या होगा, इनकमिंग करंट इनटू उसके जो पैरेलल में ब्रांच रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। लेकिन अगर 3 ब्रांच हो तो क्या करें, तो अगर 3 ब्रांच है तो क्या करें, देखिए अगर 3 ब्रांच है ना, तो और अगर मान लीजिए आपको इस ब्रांच से निकालना है I3 निकालना है, तो आपको इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 के लिए लग जाएगा, लेकिन आपको पहले इन तीनों को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही होता है। 3 के लिए डायरेक्ट नहीं है, हाँ 2 के लिए है। अगर आपको 3 आ गया 4 आ गया तो उसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकले, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के एक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें और इसमें डिवीजन हो जाएगा, इसका मिल जाएगा। फिर आपको अलग अलग निकालना है तो फिर वो जो करंट आया था उसको इनकमिंग मान कर दोनों का अलग अलग निकाल, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास ये है एक सिंपल, अगर हम क्वेश्चन थे, ये V है, यहाँ का करंट 10 एम्पियर है, ये 1 ओम का है और ये 4 ओम का है। तो इन ब्रांचेस में कितना करंट जाएगा, है ना, I1 I4। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, तो I1 क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट 10 इनटू इसका रेजिस्टेंस, पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 दूनी 10, 8 एम्पीयर इधर, तो 8 एम्पीयर इधर गया, सॉरी 8 एम्पीयर इधर गया, तो 4 एम्पीयर 2 एम्पीयर इधर जाएगा, वो भी देख लो। तो भाई I4 इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है इन दोनों के पैरेलल में, 10 इनटू इसके पैरेलल में 10 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 2 एम्पीयर। अब जब आपको ये निकल गया 8 एम्पीयर, ये निकल गया 2 एम्पीयर, तो यहाँ का वोल्टेज भी निकल जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल में है। बोलो तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, क्योंकि 8 इंटू 1 और 4 गुने 2। समझ में आ गया? तो इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो फिलहाल आज आपने समझा केसीएल केवीएल कैसे लगाते हैं और वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, इस पे हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे अगले क्लास में। और नोडल भी स्टार्ट करेंगे, या स्टार डेल्टा कन्वर्जन वो स्टार्ट करेंगे, या नोडल जो भी सही लगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग क्वेश्चन का, नोट्स में काफी सारे क्वेश्चंस भेजे जा चुके हैं, उसका प्रैक्टिस कीजिए, चक्रवर्ती से प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।